हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए लेकर आ चुकी है एक नए टॉपिक पर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, लीजिए महादेवा का नाम और आगे बढ़िए। देखिए वो टॉपिक है सेमीकंडक्टर से संबंधित। और दोस्तों आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर से संबंधित यूनिक प्रश्नों को यूनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं। और दोस्तों चलिए उठाइए अपना नोटबुक और तैयार हो जाइए दोस्तों, आप हमसे जुड़ जाइए। और देखिए ना, पहला ही प्रश्न है गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर से संबंधित। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप शाहजहां हैं तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी मुमताज है। बस यही सोच के दोस्तों आपको क्वेश्चनों को हल करते रहना है। और याद रखिएगा दोस्तों, बस आपको कोशिश जरूर करना है, क्योंकि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तू जरा हिम्मत तो कर, तेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। तू जरा कोशिश तो कर। और वही कोशिश दोस्तों आपको लगातार करते रहना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर द्वारा किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का निर्माण किया जाता है। आपके पास दोस्तों गैलियम भी है, आर्सेनिक भी है। इन दोनों से निर्मित सेमीकंडक्टर युक्ति सेमीकंडक्टर से किस युक्ति का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसाकी डायोड, पीएन डायोड, एलईडी, टनल डायोड या सुरंग डायोड। इसका दोस्तों कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, है ना। इसका कमेंट करके दोस्तों आंसर बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एलईडी। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। एमिटिंग का मतलब क्या होता है? तो एमिटिंग का मतलब होता है दोस्तों उत्सर्जित करना। क्या? उत्सर्जित करना। किसको? लाइट को उत्सर्जित करना, यही होता है दोस्तों इसका मकसद। अब आप ये बताइए कि ये जो आपकी एलईडी है दोस्तों, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, कौन से थ्योरी पे कार्य करती है? तो नोट कीजिएगा, ये दोस्तों क्वांटम थ्योरी पे काम करती है। किस पे? ये क्वांटम थ्योरी पे काम करती है। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी कहता है कि एक पीएन डायोड, मान लीजिए एक पी है और एन प्रकार की अर्धचालक से मिलकर एक डायोड बनी है। और इस डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, इस डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, ये क्या हो गया? ये किस प्रकार की बायसिंग होगी? तो ये दोस्तों फॉरवर्ड बायसिंग होगी। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें दोस्तों जो होल होते हैं ना, जो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन, इनका रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या करने लगते हैं? ये दोस्तों उच्च लेवल एनर्जी से निम्न लेवल एनर्जी, नोट कीजिएगा, निम्न लेवल एनर्जी की तरफ ये गति करने लगते हैं। क्या करते हैं? ये उच्च लेवल एनर्जी से निम्न लेवल एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और जो गति करते हैं ना दोस्तों, तो जो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में दोस्तों भिड़ंत हो जाते हैं। और भिड़ंत होने से क्या होता है? इनके बीच घर्षण होती है। और घर्षण होने से दोस्तों यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होगी? तो एनर्जी का उत्सर्जन होता है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है ना, ये दो प्रकार से रिलीज होती है। कौन कौन से रूप में? तो पहला दोस्तों ये हीट के रूप में, और दूसरा ये फोटोन के रूप में। किसके रूप में? दूसरा ये फोटोन के रूप में। फोटोन को आप क्या पढ़ते हैं? इसी को दोस्तों आप प्रकाश कहते हैं। ये फोटोन ही क्या है? ये प्रकाश है। तो ये दोस्तों प्रकाश किस प्रकार से उत्पन्न कर रही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए ये जो एलईडी है किस बायस में काम करती है? तो ये दोस्तों नोट कीजिएगा, ये फॉरवर्ड बायस में काम करती है। फॉरवर्ड बायस में ये काम करती है ना। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको आप नोट कीजिए। अब वो दोस्तों आप ये बताइए कि एलईडी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहली बात, जिस मोबाइल से आप मेरा क्लास देख रहे हैं ना, वो जो मोबाइल है, मोबाइल का दोस्तों जो डिस्प्ले है ना, उस डिस्प्ले में एलईडी लगी हुई है। वही दोस्तों एलईडी के वजह से ही आप मेरा क्लास ले पा रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ना, ये भी एक सेमीकंडक्टर से ही बना हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इसके अंदर भी दोस्तों एलईडी लगी हुई है। देखिए ये जो मैं हाथ को टच कर रहा
हूं डिस्प्ले, तो ये मुझे महसूस हो रहा है दोस्तों कि ये डिस्प्ले हीट है। ये क्या है? हीट है। ये हीट कहां से आया? जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में दोस्तों ये भिड़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। एक एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो रही है, वही हीट दोस्तों मुझे यहां पे महसूस हो रही है। और दूसरी जो एनर्जी है वो फोटोन है, और फोटोन प्रकाश के रूप में है। जो आप ये देख रहे हैं ना, इसाकी डायोड, पीएन डायोड, ये सब कुछ दिख रहा है, ये प्रकाश की वजह से दिख रहा है। तो इसका उदाहरण ये है। और दूसरा दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है? सेंसर। जो सेंसर होते हैं ना दोस्तों, उस पे भी एलईडी ही लगी होती है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल है ना। अगला देखिए, जो आपका ये पीएन डायोड है, ये दोस्तों पीएन डायोड है, ये किस प्रकार कार्य करती है? तो पीएन डायोड दोस्तों ये एक स्विच की भांति कार्य करती है। नोट कीजिएगा, ये एक स्विच की भांति कार्य करती है और केवल एक दिशीय युक्ति है। ये भी नोट कीजिए, ये केवल एक दिशीय युक्ति है ना, एक दिशीय युक्ति है। अब दोस्तों यहां से ना कई बार ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये जो आपकी युक्तियां हैं ये कौन सी डिवाइस के अंतर्गत आती हैं? तो आप नोट कीजिएगा, ये एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत आती है ना। ये सब के सब किस डिवाइस के? एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ये आप नोट करके रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एलईडी, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सामान्य अर्धचालक से निर्मित डायोड में कितने परमाणु में अशुद्धि का एक कण मिलाया जाता है? अब दोस्तों आप यहां से ना इतना दोस्तों अपने आप को बेटर महसूस करेंगे इन सारे प्रश्नों को हल करने के बाद। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो बस आप बने रहिए दोस्तों, अपने आप को संभाल के रखिएगा। सामान्य अर्धचालक से निर्मित डायोड में कितने परमाणु में अशुद्धि का एक कण मिलाया जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कोई भला इसे छोड़ के जाएगा? एक अर्धचालक है, निर्मित डायोड में कितने परमाणु में अशुद्धि का एक कण मिलाया जाता है? देखिए, जब आपको पूछा जाए सामान्य डायोड किसको कहते हैं? पीएन डायोड को सामान्य डायोड कहा जाता है। ये जो पीएन डायोड है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें 10 की घात 8 एटम, कितना? 10 की घात 8 एटम्स में जो आप अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि का एक कण मिलाते हैं। कितना? अशुद्धि का एक कण मिलाते हैं। यानी कि ये जो आपकी सामान्य डायोड है, इसमें दोस्तों अशुद्धि कम मिलाई जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप डोपिंग कहते हैं। इसी को दोस्तों आप डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है, और ये डोपिंग सबसे कम होती है सामान्य प्रकार की डायोड में। तो देखिए कितना है? 10 की घात 8, यानी कि दोस्तों 8 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाइए, टोटल 8 होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये लाखों अरबों में संख्या है। इतना 1 अरब एटम में आप अशुद्धि का एक कण मिलाएंगे। ये किस में होगा? ये दोस्तों पीएन डायोड की बात कर रहा है ना। अगर आपसे ये पूछ देना, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि 10 की घात 3 एटम्स ये किस में होता है, तो ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होती है टनल डायोड में। ये किस में होती है? टनल डायोड में, है ना। तो टनल जो डायोड है ना, इसमें दोस्तों डोपिंग अधिक होती है। इसमें जो डोपिंग की मात्रा है ये अधिक होती है, किसकी तुलना में? तो नोट कीजिएगा, ये सामान्य डायोड की तुलना में, है ना। सामान्य डायोड की तुलना में इसमें अशुद्धि अधिक मिलाई जाती है। वो कितना है? 1000 एटम्स में ही, 1000 एटम्स में ही अशुद्धि का एक कण मिला दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चार्ज कैरियर को किस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है? चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए चार्ज कैरियर दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और चार्ज कैरियर होल भी हो सकते हैं, है ना। ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की अशुद्धि को आपने मिलाया है डायोड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो चार्ज कैरियर होल है, इसको किस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको दोस्तों एक खोखला गोले के रूप में दर्शाते हैं। कैसा? एक खोखला गोले के रूप में। यहां पे लिखता हूं मैं खोखला गोला, है ना।
खोखला गोला के रूप में इसको दोस्तों दर्शाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक खोखला गोला है, और ध्यान रखिए इसमें किस प्रकार का चार्ज होता है होल में, तो लिखिएगा दोस्तों इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा? इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपसे कभी ये पूछे ना कि होल के स्थान पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, तो इसको दोस्तों दर्शाते हैं डॉट से। किसको? इसको दर्शाते हैं दोस्तों डॉट से दर्शाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन में दोस्तों निगेटिव चार्ज होगा। कैसा? इसमें निगेटिव चार्ज होगा, है ना। ये है दोस्तों होल और इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि जो आपकी सेमीकंडक्टर है उसमें करंट का प्रवाह किस किस के कारण होती है, कौन कौन से कैरियर के कारण किसी सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये कमेंट करके बताइए। मिलिए अगले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेमीकंडक्टर कोडिंग ओसीपी में सी किसे संकेत कर रही है? सी किसे संकेत कर रही है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम में इस प्रकार से कोई कोडिंग दे दिया जाए ओ, सी और पी, इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि सी किसे संकेत कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप दोस्तों कहेंगे रेक्टिफायर को। किसको संकेत कर रही है? रेक्टिफायर को सी संकेत कर रही है। और ओ किसको संकेत कर रही है? तो ओ दोस्तों सेमीकंडक्टर को। ओ किसको संकेत करती है? सेमीकंडक्टर को। और पी दोस्तों फोटोडायोड को। पी किसको संकेत करेगी? ये फोटोडायोड को। तो हो गया ना कंप्लीट। ओ कर रही है सेमीकंडक्टर को, सी कर रही है रेक्टिफायर को, पी कर रही है फोटोडायोड को। अब दोस्तों इतना आसान हो गया आपको समझना कि ये कभी भूलेगा ही नहीं। अब देखिए यहां से आपको अगर ये पूछे ना कि रेक्टिफायर किस युक्त की भांति काम करती है, तो आप लिखेगा दोस्तों ये कन्वर्टर की भांति काम करती है। कन्वर्टर का काम क्या है? ये इसका काम है एसी पावर को डीसी पावर में बदलना। यही दोस्तों कन्वर्टर का काम होता है। और देखिए जो आपका फोटोडायोड है ना, ये कैसे काम करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये फोटोन पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? ये फोटोन पे काम करती है। यानी कि ये जो आपकी फोटोडायोड है ये रिवर्स बायस में काम करती है। किसमें? ये रिवर्स बायस में काम करती है। ये आपको ध्यान रखना। ये किस बायस में काम करेगी दोस्तों? ये रिवर्स बायस में काम करती है ना। देखिए जब फोटोडायोड पे किसी फोटोन को डाला जाता है, फोटोन का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों प्रकाश होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रकाश होती है। जब आप फोटोडायोड पे किसी फोटोन को डालेंगे, फोटोन को बंडल के रूप में डालेंगे, तो वो रिवर्स बायस में अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। रिवर्स बायस में क्या होती है? ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और ये रिवर्स बायस में ही काम करती है। और देखिए अगर आपसे इस कोडिंग के जगह पे ये कह दिया जाए कि आप बताइए यहाँ पे कोडिंग के स्थान पर ए ई लिखा हो या फिर बी और ई लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए जब आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए ना कि ए और ई कोडिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब दोस्तों जर्मेनियम टनल डायोड होगा। क्या होगा? जर्मेनियम टनल डायोड। और बी ई का मतलब क्या होगा? तो सिलिकॉन टनल डायोड। क्या? सिलिकॉन टनल डायोड, है ना। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि जर्मेनियम टनल डायोड किस पदार्थ की बनी होती है? कौन से सेमीकंडक्टर की? तो ये दोस्तों जर्मेनियम की ही बनी होती है। ये किसकी बनेगी? ये जर्मेनियम पदार्थ की ही बनी होती है, जर्मेनियम टनल डायोड। और इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं बताइए? तो कंप्यूटर में करते हैं। कहां पे दोस्तों? इसका प्रयोग कहां पे करेंगे? कंप्यूटर में करेंगे। कहां पे? कंप्यूटर में। और देखिए इसका दोस्तों जैसे कि ऑटोमेटिक जो सेंसर होते हैं ना, उस पे भी ये काम करते हैं टनल डायोड। ऑटोमेटिक सेंसर ऑटोमेटिक किसी चीज को ऑन कर देते हैं और ऑटोमेटिक ही किसी चीज को ये बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक स्विचिंग सर्किट है। एक दोस्तों क्या है? एक स्विचिंग सर्किट है। तो स्विचिंग जो सर्किट है ना दोस्तों, उस सर्किट को आपको ऑन ऑफ करना है। आप ये चाहते हैं कि ये 0.5 सेकंड में चालू हो जाए और 0.5 सेकंड में ये बंद हो जाए। तो ये किसके द्वारा संभव है? ये संभव है दोस्तों जर्मेनियम टनल डायोड के द्वारा संभव है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, चांदी पदार्थ की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 80, 47, 29, 79 और 13। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी पदार्थ की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 47। कितना? 47। अब देखिए परमाणु संख्या, इसको आप निकाल के ये देखिए, अब ये चेक कीजिए कि ये एक चालक है या एक अर्धचालक है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा दोस्तों आपको, ये जो 47 नंबर दे रखा है ना, इसको आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानना है। क्या मानना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानना है। और एक आप रखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम याद कीजिएगा, 2, 8, 18, 32 और 50। 2, 8, 18, 32 और 50, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 47 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसके अनुसार आप मान को रखिए, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 18, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32, फिर 50, इसी प्रकार से रखते हैं, है ना। इससे कम नहीं हो सकते, इससे अधिक नहीं हो सकते। जो अधिक होंगे दोस्तों या फिर कम होंगे, वही करंट को फ्लो कराते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पहले कितना है? 2 है, तो आप यहां पे रखिए 2, फिर है 8, आप रखिए यहां पे 8, फिर है 18, फिर रखिए आप 18। अब आगे आप 32 नहीं रख सकते, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 47 से अधिक हो जाएगी। तो इसको जोड़िए, कितना होता है? 18 और 2 20 हो गया, 18 2 20 हो गया, और 20 8 कितना हो गया? 28 हो गया, है ना। 20 8 कितना हो गया दोस्तों? 28 हो गया। अब आप आगे 18 रखेंगे, ना कि 32 रखेंगे। 32 रख देंगे तो अधिक हो जाएगा। अब जोड़िए, 18 18 36 हो गया, और 36 और 2 38 हो गया, और 38 8 कितना हो गया दोस्तों? 46। बचा कितना? 1। बच कितना गया? 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, और यही करंट का प्रवाह कराएगा। ये किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों चालक में। चालक में जो होता है ना, चालक में दोस्तों ऐसा होता है कि जो परमाणु का अंतिम कक्षा है, उसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं तो वो चालक की श्रेणी में आ रहा है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1। तो चालक की श्रेणी में 1, 2 और 3, अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी शेष बचती है तो वो चालक की श्रेणी में गिना जाता है। देखिए आपके सामने ये जो दे रखा है ना 80, ये किसका है? तो ये है दोस्तों परमाणु संख्या मरकरी का, जिसको आप पारा कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? पारा। और 29 किसका होता है दोस्तों? ये तो कॉपर की होती है। ये किसकी है? ये कॉपर की होती है, जिसको आप तांबा कहते हैं ना, यही है कॉपर, है ना। और 79 किसका है? तो 79 होती है दोस्तों सोना की। किसकी? ये सोना की होती है 79 परमाणु संख्या। और जो आपके सामने 13 है, ये दोस्तों है एल्यूमिनियम की। किसकी है? ये एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम की होती है। अच्छा दोस्तों, ये आप बताइए कि एल्यूमिनियम को अगर हम तांबा से तुलना करेंगे वजन के अनुसार, तो वजन में कितना परसेंट कमी होगा या कितना परसेंट अधिक होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो एल्यूमिनियम है ना, ये 50% कम होगी। 50% दोस्तों ये कम होगी। किससे? तांबा से इसका वजन 50% कम होगा। अगर प्रतिरोधकता की बात की जाए तो दोस्तों 60% अधिक होती है इसकी प्रतिरोधकता। 60% आर का मान अधिक होता है, इसीलिए इसमें चालकता का मान अधिक होती है तांबा में। ये आप ध्यान रखिए, है ना। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की एन प्रकार से निर्मित सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? आपके पास दोस्तों जो अशुद्धियां होती है ना, वो 2 प्रकार के हैं। एक तो एन प्रकार की और दूसरी पी प्रकार की। तो आपके सामने जो एन प्रकार से निर्मित है सेमीकंडक्टर, उसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? वो बहुसंख्यक वाहक क्या है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन? देखिए जो एन प्रकार है ना, इसमें दोस्तों लिखेगा, जो एन प्रकार की अशुद्धि होती है ना, इसमें ना एक होता है माइनॉरिटी कैरियर, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर। तो लिखिए, इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होती है, इसमें दोस्तों जो मेजॉरिटी कैरियर होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और
माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर क्या होगी? तो माइनॉरिटी कैरियर आपकी होल्स होगी, है ना, क्या होगी? माइनॉरिटी कैरियर होल। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका एन प्रकार सेमीकंडक्टर है, बहुसंख्यक वाहक किसको कहते हैं? तो मेजॉरिटी कैरियर को कहते हैं बहुसंख्यक वाहक, है ना, यही है दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर। तो इसमें एन प्रकार में मेजॉरिटी कैरियर होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर का होगा, माइनॉरिटी कैरियर दोस्तों होल होगी, है ना, क्या होगी? होल होगी। अगर इससे उल्टा आपको पूछ देना कि आप ये बताओ, यहां पे लिख दे दोस्तों पी प्रकार से निर्मित सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। पी प्रकार के अशुद्धि में उसमें होल अधिक होते हैं, उसमें क्या होते हैं? होल अधिक होते हैं, है ना, किसमें? पी प्रकार के अर्धचालक में। और उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है पी प्रकार के अर्धचालक में, है ना। तो ये रही दोस्तों आपकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल गैप का मान कितना होता है? आपको आंसर बताना है कि जो आपकी सिलिकॉन है ना, इसमें ऊर्जा अंतराल का गैप जो होता है दोस्तों वो कितनी होती है ना। तो वो देखिए कितना होगा, वो होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहां पे आपको ये कहा जा सकता है कि ये किस डिग्री की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है दोस्तों 0 डिग्री केल्विन तापमान पर। किस पर? 0 डिग्री केल्विन तापमान पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 0 डिग्री केल्विन तापमान पर सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल गैप। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए 300 डिग्री केल्विन पर कितना होता है, 300 डिग्री केल्विन तापमान पर ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 300 डिग्री केल्विन तापमान पर, और 0 डिग्री केल्विन तापमान पर 1.21 होता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर में दोस्तों तापमान को बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता का मान बढ़ जाता है ना, इसकी चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ये तो रही दोस्तों सिलिकॉन की। ये किसकी है? ये सिलिकॉन की है। अगर आपसे जर्मेनियम के बारे में पूछ दे, यहां पे अगर ये लिखा हो कि आप बताइए जर्मेनियम के बारे में, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल गैप होता है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आपकी जर्मेनियम और ये जो आपकी सिलिकॉन है, ये किस प्रकार की दोस्तों ये सेमीकंडक्टर है? तो सुनिए, ये दोस्तों इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। जिसमें अशुद्धि ना मिलाया गया हो ना, उसको इंट्रिंसिक कहते हैं, और जिसमें अशुद्धि मिला दी गई हो उसको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है ना, एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहा जाता है। ये आप नोट कीजिएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में यही दोस्तों फर्क होता है। आपके सामने अभी एक क्वेश्चन आया था कि एन प्रकार की जो सेमीकंडक्टर है, वो एन प्रकार की सेमीकंडक्टर किस में आएगा? वो एक्सट्रिंसिक में आएगा, क्योंकि वो एक डोपिंग है। और पी प्रकार का पूछे तो वो भी एक्सट्रिंसिक में आएगा, वो भी एक डोपिंग है। इंट्रिंसिक में केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन ही आती है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कि अर्धचालक का प्रयोग फ्रीक्वेंसी के किस मान वाली सर्किटों में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी अर्धचालक है ना, ये कौन सी उस सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? तो दोस्तों उसमें हर्ट्ज भी होती है, किलो हर्ट्ज भी होती है, मेगा हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज, इन सभी में काम किया जाता है अर्धचालक की। लेकिन आपसे कभी चालक के बारे में पूछे, आपसे दोस्तों अगर चालक के बारे में पूछे तो आप लिखेगा पावर फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों में।
किसमें, पावर फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों में हम चालक का प्रयोग करते हैं। और पावर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 हर्ट्ज है। यही दोस्तों चालक और अर्धचालक में अंतर है। अब दोस्तों ये जो आपकी अर्धचालक युक्तियां हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपकी अर्धचालक युक्तियां हैं ये दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। और जो आपकी चालक हैं इसका प्रयोग कहां पे करेंगे, तो दोस्तों विद्युतीय परिपथ में इसको आप काम में लेते हैं, है ना। विद्युतीय परिपथ में आप इसका प्रयोग करते हैं, चालक का और अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में। अब आप बताइए इसमें से दक्षता अधिक किसकी होती है, चालक की या फिर दोस्तों या फिर ये जो आपकी अर्धचालक है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो आपकी चालक है ना ये अपने विद्युतीय परिपथ में मैक्सिमम दक्षता पर काम करती है, और ये जो आपकी अर्धचालक है ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अपने अपने फील्ड में, कहने का मतलब ये सब अपने मैक्सिमम दक्षता पर काम करते हैं, है ना। ये ध्यान दीजिए। देखिए अगला ही प्रश्न है कि सामान्य चालक पदार्थ में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। एनर्जी बैंड गैप का मान 0 होती है। कितना, 0 होती है। देखिए दोस्तों कोई भी पदार्थ होती है, कोई भी, चाहे वो चालक हो, चाहे वो अर्धचालक हो, चाहे वो कुचालक हो, उसमें क्या होता है दोस्तों कि 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होगी, तो पहली लेयर को हम कहते हैं वीबी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वीबी, वैलेंसी बैंड। फिर होता है एफबी, फॉरबिडेन बैंड। फिर होता है सीबी, कंडक्शन बैंड, है ना। इसको नोट कीजिएगा। वी का मतलब होगा वैलेंसी। वी का मतलब क्या है, वैलेंसी बैंड। वी का मतलब है दोस्तों वैलेंसी, यहां पे लिखता हूं मैं वैलेंसी, और बी का मतलब है बैंड। इसी प्रकार से एफ का मतलब होगा फॉरबिडेन, है ना, फॉरबिडेन बैंड। और सीबी का मतलब होगा कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ये 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर हैं। ये तीनों लेयर किस प्रकार से काम करते हैं, देखिए ये अर्धचालक का केस मैं आपके सामने बना रखा हूं। ये कौन सी केस होगी, ये अर्धचालक में होगी। अब आप कहेंगे कि अर्धचालक में ऐसा क्यों होगा, तो देखिए अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में दोस्तों एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में होते हैं, उनको हमें रिलीज कराना है। और रिलीज कराने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। और जब तक रिलीज नहीं कराएंगे ना, तो सारे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों वैलेंसी बैंड में होंगे। किस में होंगे, वैलेंसी बैंड में होंगे। अब जब ये वैलेंसी बैंड को दोस्तों, वैलेंसी बैंड से फॉरबिडेन बैंड को क्रॉस करके ये कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे ना, तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत अधिक है। क्या है, गैप बहुत अधिक है। ये दोस्तों 0 डिग्री केल्विन तापमान पर है। फिर इसको हम 300 डिग्री केल्विन तापमान करते हैं तो ये लेयर बहुत पतली हो जाती है। ये लेयर इतना पतली होगी, ये लो दोस्तों, ये लेयर इतना पतली हो जाएगी। ये ना, ये जो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब दोस्तों ये आसानी से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चली जाएंगी और करंट का प्रवाह कराएंगी। ये होता है अर्धचालक के केस में। लेकिन चालक में दोस्तों किसी प्रकार का कोई फॉरबिडेन लेयर होता ही नहीं है। इसमें केवल 2 ही लेयर होते हैं, एक तो वैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। यानी कि जो आपकी फॉरबिडेन बैंड है ये बहुत पतली होती है, ना के बराबर होती है, इसीलिए हम इसको 0 के बराबर मानते हैं। लगभग कितना मानते हैं, एनर्जी बैंड को 0 के बराबर। इसीलिए तो एक तार है, उस तार में आप सप्लाई देते हैं तो करंट का प्रवाह तुरंत होने लगता है। वजह क्या है कि फॉरबिडेन बैंड 0 है, यही वो वजह है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक जो युक्तियां हैं दोस्तों, ये किसकी तरह व्यवहार करती हैं। अर्धचालक युक्तियां किसकी तरह व्यवहार करती हैं, तो देखिए एनटीसी, वीडीआर, पीटीसी, एलडीआर या सभी की तरह काम करती हैं। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो अर्धचालक युक्तियां जो होती है ना, एनटीसी की तरह काम करती हैं। किसकी तरह, एनटीसी। एनटीसी का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, थर्मिस्टर।
थर्मिस्टर ये इसका एग्जाम्पल है। थर्मिस्टर किसको कहते हैं? तो थर्मिस्टर ही दोस्तों अर्धचालक है। थर्मिस्टर ही क्या है? यही अर्धचालक है। और एनटीसी का मतलब क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जैसे ही दोस्तों इसमें तापमान T को बढ़ाएंगे, अगर T के मान को बढ़ाएंगे ना, तो दोस्तों इसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है। प्रतिरोध R का जो मान है ये घट जाती है। और अर्धचालक में यही होता है। 0 डिग्री केल्विन पर देखिए फोरबिडन बैंड कितना मोटा होता है, और 300 डिग्री केल्विन तापमान पर फोरबिडन बैंड का जो लेयर है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। इसीलिए तो इसको अर्धचालक को एनटीसी के कैटेगरी में रखा जाता है। और थर्मिस्टर क्या है? अर्धचालक होती है। और देखिए जो पीटीसी है ना, ये क्या है दोस्तों? पीटीसी को हम क्या क्या कहते हैं? सेंसिटर कहते हैं इसको, है ना। इसको हम कहते हैं सेंसिटर। और सेंसिटर जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है चालक का। चालक को ही हम सेंसिटर के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अगर इसमें तापमान को आप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। इसीलिए तो दोस्तों, इसीलिए तो जो चालक होती है उसमें जैसे ही रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, वैसे ही दोस्तों तापमान का मान बढ़ते ही रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ जाता है, क्योंकि वो पीटीसी के श्रेणी में आती है चालक, और एनटीसी के श्रेणी में थर्मिस्टर आती है। अब इसके अलावा देखिए VDR, ये क्या होते हैं? वैरिएक होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वैरिएक, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे ही उस रेजिस्टेंस पे फोटोन पड़ेंगे दोस्तों बंडल्स के रूप में, वैसे ही ये जो आपकी VDR है यानी कि ये रजिस्टर है ये अपने आप दोस्तों ऑन हो जाएगी, है ना। और LDR क्या है? ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। नोट कीजिएगा, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध होती है, ये आपकी LDR होती है। तो ऑप्शन दोस्तों जो ए है ना, यही आपको करेक्ट आंसर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, NTC, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये रहा दोस्तों 10 प्रश्न, और 10 प्रश्नों को दोस्तों आपने बहुत बखूबी तरीके से देखा। हर प्रश्न आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाई होगी, और वही दोस्तों आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सर आज मैंने ये चीज सीखा। दोस्तों अब कमेंट करके आप ये बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, है ना। ये आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों हम कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।